स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का साइंस बायोलॉजी चल रहा है 7वां चैप्टर। तो 7वां चैप्टर को आज एक पार्ट हो चुका है, आज उसका आगे देखेंगे। पहला पार्ट में आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में समझाए थे कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है, उसका क्या काम होता है, और रिसेप्टर क्या होता है, ग्राही क्या होता है, जिससे सूचना अंदर प्रवेश करता है शरीर के अंदर। तो वो ग्राही 5 ग्राही होता है, कान, आँख, नाक, त्वचा, जीभ। तो ये सभी चीज़ों को समझे थे। तंत्रिका कोशिका का पूरा चित्र सहित इसका भी काम समझे थे, कैसे कैसे सूचना एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है। तो आज के वीडियो में हमको देखना है मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्रियाओं के प्रकार भी देखे थे, ऐच्छिक क्रिया जिसको हम इच्छा अनुसार कर सकते हैं, अनैच्छिक क्रिया जिसमें हमारा कोई इच्छा नहीं चले, है ना, और एक प्रतिवर्ती क्रिया जिसमें अचानक होने वाली क्रिया है ना, जो अचानक होती है। तो इस तरह से ये खत्म हो गया है। ना देखो तो पिछला पार्ट देख लीजिएगा, पूरा डिटेल से एकदम पूरा देहाती में समझाएं सभी चीज़ों को। आज पढ़ना है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क पढ़ने से पहले एक टेबल आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, इस टेबल को समझते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र, देखिए मानव तंत्रिका तंत्र 2 तरह का होता है, जैसे कि आपको वहाँ पे दिख रहा होगा CNS है वो है, और वो है PNS है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एक होता है, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधि मतलब होता है साइड है ना, और केंद्र माने सेंटर में। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 चीज आता है, एक आता है मस्तिष्क जिसको ब्रेन भी कहते हैं, मस्तिष्क, और एक आता है मेरु रज्जु। ध्यान से समझिएगा, मेरु रज्जु और मस्तिष्क, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल माने बीचों बीच, शरीर का बीचों बीच जो नर्वस सिस्टम आता है उसमें से क्या है, एक मस्तिष्क और एक मेरु रज्जु, जिसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जैसे मस्तिष्क सेंटर में बीच में है, और मस्तिष्क का रीढ़ की हड्डी भी बीच में है, शरीर के पूरा बीचों बीच, और रीढ़ की हड्डी के अंदर ही होता है मेरु रज्जु। तो रीढ़ का हड्डी के अंदर मेरु रज्जु सेंटर में है, और ब्रेन भी सेंटर में है, इसलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद PNS यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये क्या होता है, तो देखिए यह भी 2 तरह का होता है। एक होता है मस्तिष्क से, मस्तिष्क बीच वाला भाग, और मस्तिष्क के जो अगल बगल जो तंत्रिका तंत्र निकला हुआ है उसको बोलते हैं कपाल तंत्रिका। कपाल तंत्रिका है, पंत्रिका लिखा है, कपाल तंत्रिका है ना। मस्तिष्क के साइड जो तंत्र, जैसे मस्तिष्क और रीढ़ का हड्डी वाला हो गया ये सेंटर वाला, और मस्तिष्क तो बीच वाला जो एकदम भाग है वो मस्तिष्क वाला हो गया। इसके साइड में जो भी तंत्रिका तंत्र है उसको कपाल तंत्रिका। और ये जो है इसके साइड में जो भी तंत्रिका तंत्र है इसको बोलते हैं मेरु तंत्रिका। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2, एक मेरु रज्जु और एक मस्तिष्क, और परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2, एक कपाल तंत्रिका और एक मेरु तंत्रिका। कपाल तंत्रिका कहाँ से, मस्तिष्क से निकलता है, ये मस्तिष्क से निकलता है, और मेरु तंत्रिका मेरु रज्जु से निकलता है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, मस्तिष्क को समझते हैं, है ना। तो ज़्यादा तो लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पे समझाएंगे, बाकी जो नोट्स हैं वो आपको साइड में दिखाते चलेंगे। जो भी लिखना चाहते हैं आप उसे नोट डाउन जरूर करिएगा, नहीं तो फिर भूल जाइएगा, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क दिखा देते हैं। मानव मस्तिष्क जो होता है ब्रेन, 3 भाग होता है इसका। मानव मस्तिष्क का 3 भाग होता है, ठीक है। मस्तिष्क ब्रेन जो है मानव मस्तिष्क का 3 भाग है। एक ठो को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, और होता है पश्च मस्तिष्क। फिर अग्र मस्तिष्क के अंदर आवेंगे तो अग्र मस्तिष्क में 3 आएगा। एक होगा सेरिब्रम होता है, एक होता है थैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हो गया अग्र मस्तिष्क, मतलब लोकेशन के हिसाब से 3 भाग में बांटा गया। अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला साइड, आगे वाला हिस्सा जो है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है, उसमें 3 भाग। मध्य मस्तिष्क यानी जो बीच वाला मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क, उसमें 2 होता है। एक होता है कारपोरा और एक होता है सेरिब्रल
सेरिब्रल पेंडुलम, पेंडुलम पेंडिकल है ना, पेंडुलम पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। और पश्च मस्तिष्क में आवेंगे तो पश्च मस्तिष्क में होता है मस्तिष्क तीन भाग, अनुमस्तिष्क, मेडुला पोन्स, और अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मध्य मस्तिष्क का कार्पोरा, सेरिब्रल पेंडिकल। तो हमको मेन यहाँ पे देखिए 10 क्लास में अगर देखा जाए तो 10 क्लास में ये तीनों का जिक्र है, पश्चिम मस्तिष्क का, ये तीनों को समझना है, और अग्र मस्तिष्क का और मध्य मस्तिष्क का काम खाली समझना है, ठीक है। तो चलिए सभी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये जो है सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क का जो भाग है सेरिब्रम, ये सेरिब्रम, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है? तो यह प्रमस्तिष्क, ये जो मस्तिष्क बाबू इसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, क्या? प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। तो इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क में आता है, जो कि सेरिब्रम है। सेरिब्रम सबसे बड़ा तथा सबसे विकसित भाग होता है। यह कुल जो मस्तिष्क है, टोटल जितना बड़ा दिमाग है उसका 60% होता है। कितना होता है? 66%। पूरा दिमाग का 66% में यही होता है सेरिब्रम, ठीक है। मस्तिष्क जो है उसका 2/3 भाग यानी कि 66% होता है, ठीक है। और इसका जो काम है, मुख्य कार्य हमको याद रखना है इसमें, ठीक है। इसमें जो है इसका मुख्य कार्य याद रखना, इसका मुख्य कार्य जो है कार्य वो है स्मृति, ज्ञान, चिंतन, बुद्धिमानता, इच्छा शक्ति, का नियंत्रण। देख बबुआ, इसका काम सेरिब्रम का जो है काम क्या है, यानी अग्र मस्तिष्क का काम आवे तो भी सबको लिख सकता है, या स्पेशल सेरिब्रम का काम पूछ दे तो भी इसको लिखना है, ठीक है। और अगर बोला अग्र मस्तिष्क का काम तो इसमें जो 3 हिस्सा है तीनों का काम लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम अगर है, सेरिब्रम जो हिस्सा है उसका काम क्या है? तो स्मृति, ज्ञान, कोई चीज़ का ज्ञान को कंट्रोल करने का इसमें है। चिंता उता करते हैं ना, तो उसको ये कंट्रोल करता है। बुद्धिमानता, उसको कंट्रोल, बुद्धिमानता इसी से आता है। इच्छा शक्ति, कोई चीज़ करने का इच्छा शक्ति जाहिर होता है तो उसको कौन कराता है? सेरिब्रम, है ना। तो ये सारी चीज़ों को ये सेरिब्रम जो है नियंत्रण करता है, ठीक है। कोई चीज़ को याद करना, याददाश्त कैसा किसका है, चिंतन कैसा है, बुद्धिमान कितना है, इच्छा शक्ति कितना है, तो सारा डिपेंड करता है सेरिब्रम पर, ठीक है। उसके बाद थैलेमस में आवेंगे तो ये भूख, प्यास, दर्द, गर्मी, ये सब है ना, ये क्या करता है? ठंड, गर्म, दर्द, इस सब को बताता है, ठीक है। थैलेमस क्या करता है? ठंडा, गर्म, दर्द, इस सब को, अर्थात बाहरी वातावरण। ये क्या करता है बबुआ? बाहरी वातावरण का हमको ज्ञान करता है। थैलेमस ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, दर्द है, बाहरी जो भी वातावरण है सभी चीज़ों का जानकारी है, सभी को कंट्रोल। जैसे अभी ठंडी के मौसम में तो ठंडा लग रहा है, तो कैसे जान रहे हो ठंडा लग रहा है? तो थैलेमस वह कह रहा है कि ठंडा लग रहा है, जैकेट उकेट लगाओ नहीं तो कुड़कुड़ाएगा। थैलेमस ठीक नहीं रहता तो कतनों ठंडा में उघरे घूम चलते, कोनो दिक्कत नहीं, पता नहीं चलता कि ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है। तो थैलेमस का काम है ठंडा, गर्म, दर्द, यानी बाहर का जो भी वातावरण है उसका ज्ञान दिलाना, ये थैलेमस का काम है। बारिश हो रहा है, भीग रहे हैं तो भीग रहे हैं, उसको ज्ञान दिलानी है। गर्म लग रहा है तो उसको बताने वाला ये है, ठीक है। उसके बाद हाइपोथैलेमस का आवेंगे तो जो काम है बीपी, ब्लड प्रेशर, तापमान, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद, तो इस तरह का चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? बीपी, ब्लड प्रेशर को कंप्लीट करता है। कैसे कहते हैं? किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तुरंत चिल्लाने लगता है, तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तापमान को नियंत्रित, शरीर का जो तापमान है कहते हैं एकदम बहुत जोर, जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा था तापमान भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है, मतलब कंट्रोल कर रहा है, तो तापमान को भी कंट्रोल करेगा। फिर भूख लग रहा है कि प्यास लग रहा है, उसका भी जानकारी हाइपोथैलेमस देता है। प्रेम, घृणा, किसी से प्रेम हो गया उसका जानकारी हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस। घृणा, किसी से नफरत हो गया, हाइपोथैलेमस बताएगा, ठीक है। दिल कुछ नहीं है, दिल का काम है ब्लड को सर्कुलेट करने का, लेकिन बदनाम दिल है, दिल लग गए तो हम कहते हैं, लेकिन दिल नहीं लगता है, लगता कहा हुआ हाइपोथैलेमस लगता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस का अंगना वो ठीक ठाक है, ओकरा से प्रेम करना चाहिए, घृणा करना चाहिए, है। तो इसकी जानकारी, इसका जो डिसीजन वो हाइपोथैलेमस लेता है, ना कि दिल लेता है। दिल का काम तो अपना ही बिजी रहता है, धकुड़ धुकुड़ होते रहता है, ब्लड को सर्कुलेट करते रहता है, इसका काम है ब्लड सर्कुलेट करना, है ना। लेकिन आदमी बदनाम कर दिया है दिल को, है, टूटी हो जाता है दिल। तो हाइपोथैलेमस बुआ है, केकरो में लगता है, क्या लगता है, हाइपोथैलेमस लग जाता है, हाइपोथैलेमस टूट जाता है तो गुस्सा लगता है, घृणा नफरत होता है, नींद लगता है, नींद भी वही लगवाता है, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस का काम समझ में आ गया। उसके बाद आएंगे मध्य मस्तिष्क। तो अगर बोलेगा अग्र मस्तिष्क का काम, तो अग्र मस्तिष्क का काम स्मृति, ज्ञान, चिंता, बुद्धि, इच्छा शक्ति, सबको नियंत्रण करना, ठंडा गर्म दर्द बाहरी वातावरण से का हमको ज्ञान दिलाना या उसको नियंत्रण करना, बीपी, तापमान, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद, ये सबको कंट्रोल करना, ये सब अग्र मस्तिष्क का काम है। आवेंगे ये पश्चिम मस्तिष्क में कार्पोरा। तो ये देखने और सुनने की क्रिया को देखना और सुनना, देखने और सुनने की क्रिया को ये नियंत्रण कर, कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसको ये कंट्रोल करता है, क्या देख रहा है, क्या चीज़ है वो, इस तरह से। और सुन रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं उसको समझने का कार्पोरा मदद करता है ना, मतलब देखना सुनना इस सब के बारे को कार्पोरा करता है, देखने सुनने वाला काम। और सेरिब्रल पेंडिकल जो है, सेरिब्रल पेंडिकल या ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका काम है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ना। स्पाइनल कॉर्ड मतलब ब्रेन को मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है, इसमें को मन मेरुरज्जु, ठीक है। तो ये मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ के रखता है सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। उसके बाद आवेंगे पश्चिम मस्तिष्क, पीछे वाला जो पश्चिम मस्तिष्क है उसमें 3 भाग होता है, एक होता है अनुमस्तिष्क, एक मेडुला और एक पोन्स। तो अनुमस्तिष्क का काम है शरीर में सही स्थिति से संतुलन बनाना, शरीर का संतुलन बनाना, ये संतुलन बनाना काम है, शरीर का संतुलन बनाना और ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करना, संतुलन बनाना और ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रण करना है। ऐच्छिक क्रिया मतलब जिस क्रियाओं को हम अपने इच्छा अनुसार करते हैं, जैसे लिख रहे हैं हम, यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमको मन कर रहा है इसलिए पढ़ा रहे हैं, हमको मन नहीं करेगा अभी तुरंत बंद करेंगे सूझ जाएंगे जाके, है ना, इसे 12 बज रहा है। तो अपने इच्छा अनुसार जो क्रिया होता है उस क्रिया को कंट्रोल करता है अनुमस्तिष्क और शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो हाँ सही संतुलन सही है ना, मतलब सही से जा रहा है, जहाँ लिखना वहीं जा रहा है, या जैसा लिखना वैसे ही हाथ घूम रहा है। अब लिखना रहता स लिखाते हैं ऐसा हो जाता है, नहीं हो जाता, मतलब संतुलन गड़बड़ है। जैसे पेन गिरल है, यहाँ पेन रखल है तो पेन उठाएंगे तो आराम से ऐसे कर उठाएंगे, नीचे गिरल है तो ऐसे झुक के उठाएंगे। अब पेनवा को उठाने के लिए पूरा घोलटा जाएंगे, उसमें पेनवा में पूरा सूत जाएंगे तब उठाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर में कंट्रोल नहीं है, शरीर का जो संतुलन नहीं है, सही है ना। जो काम ऐसा करना था उस काम को उन्हें उल्टा पल्टा कर रहे हैं। तो शरीर को संतुलित करने का काम करता है ये। एक गड़बड़ा गया तो फिर एगो पेनो उठाना होता है, लड़बड़ा के पूरा सूत जाएगा, 2 घोलटन मारेगा तब पेनो उठाएगा। तो ये अनुमस्तिष्क शरीर को कंट्रोल करके रखा है, इसलिए कंट्रोल है, कंट्रोल से बाहर नहीं है। तो सेरिब्रल का सामने मेडुला का क्या काम है? ये जो मेडुला है, मेडुला अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रण करता है, जैसे बीपी और रक्तचाप तो वही ना है, पगला गया। बीपी माने अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया को ये कंट्रोल करता है, जिसमें हमारा इच्छा नहीं चलता। जैसे ब्लड प्रेशर सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, हम कहेंगे ना थोड़ा रुक नहीं जाओ अभी, दिल को कहेंगे ना धड़क रुक। दिल धड़कने का मतलब ऐसा नहीं कि खुद देख के धड़केगा, नहीं वो वही हमेशा धड़कते रहेगा। किसी को देख के कौन धड़केगा? ये हाइपोथैलेमस गड़बड़ाता है किसी को देखने के बाद। दिल नहीं कुछ होता है, दिल किसी को देखे या ना देखे, सूतल है निनाल है, दिल का काम है वो धड़कते रहना। क्यों धड़कता है? तो पूरा शरीर में ब्लड को पहुंचाता है, फिर पूरा शरीर से लेकर के ब्लड को आता है। ये इससे पहले वाला चैप्टर 6 चैप्टर में पूरा हृदय के बारे में पढ़ाए थे, है ना। तो हृदय का काम कहीं ये नहीं है कि किसी को दे देना, किसी का ले लेना, नहीं, वो काम ही करता है ना। लेकिन इतना नाम कौन लेता है? दिल कह देता है बेचारा,
बदनाम करे धरे कोई और, बदनाम कोई और। पोन्स देखो मॉड्यूल, पोन्स पाउडर रहता है ना, पोन्स पाउडर लगा के वीडियो बनाते हैं तो पोन्स जो है ये भी अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन सा अनैच्छिक क्रिया? श्वसन से संबंधित। सांस जो ले रहे हैं ना उसको, ये गड़बड़ा गया ना तो सांसें लेना भूल जाएगा, और सांस लेना भूल गया तो क्या हुआ? तो पोन्स श्वसन के से संबंधित जो भी अनैच्छिक क्रिया जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है ना, सांस चल ही रहा है, रोक नहीं सकते इसको, और रोके होने गड़बड़ाया तो फिर क्या होगा? सांसों लेना भुला जाएगा, और सांस लेना भुला जाता टिकट कटिए। तो ये मस्तिष्क का ये इतना सा भी समझना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये मस्तिष्क का इतना सा भाग अभी याद रखिएगा, 10 क्लास के हिसाब से ये काफ़ी है। आगे फिर आप पढ़िएगा तो और आगे डिटेल समझिएगा। सुरक्षा, यहाँ पे आपको हेडिंग एक चीज़ दिख रहा होगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु का सुरक्षा। तो मस्तिष्क जो है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इवन ब्रेन और मस्तिष्क और मेरुरज्जु पढ़ लिए दोनों चीज़ को। मेरुरज्जु भी समझ लिए, मेरुरज्जु क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया ने प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है, अचानक होने वाली क्रिया को। और ब्रेन अभी समझे, तो ब्रेन और ये जो मेरुरज्जु है, अभी तक जितना भी ब्रेन और मेरुरज्जु के बारे में पढ़े, इससे हमको एक चीज़ समझ में आया कि हमारा शरीर के अंदर जो भी क्रिया होता है या शरीर से बाहर जो भी क्रिया हो रहा है, हम हाथ को ऐसा वैसा कर रहे हैं या बोल रहे हैं, यानी शरीर के बाहर का कोई क्रिया हो या अंदर का क्रिया, अंदर जो दिख नहीं रहा, कुछ क्रिया हो रहा है, पाचन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो जो भी अंदर की क्रिया हो या बाहर की क्रिया हो, चाहे हम उसे देख पाए या नहीं देख पाए, उस क्रिया को, उन सभी क्रियाओं को करने के लिए दो ही चीज़ जरूरी है, दो ही अंग ऐसा है जो उन सभी क्रियाओं को कंट्रोल कर रहा है ना। जरूरी तो सब है, लेकिन कंट्रोल दो चीज़ है जिसके जरिए वो कंट्रोल हो रहा है। सबसे मेन है ब्रेन ही सारी क्रियाओं को कंट्रोल कर रहा है। सभी काम, जो भी काम होता है शरीर में या शरीर से बाहर, उसका मेन जो कंट्रोल करने वाला है, वो काम को करवाने वाला और नहीं करवाने वाला कौन है? ब्रेन है, मस्तिष्क है। मस्तिष्क ही हर काम को करवाता और नहीं करवाता है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड जो मेरुरज्जु है, ये मेरुरज्जु क्या करता है? अचानक होने वाली क्रिया, यानी कि कोई गर्म चीज को छू लिए तो उससे बचाता है, कोई भूत दिख लिए तो उससे मतलब रिएक्शन दिलाता है, उस टाइप से, ठीक है। तो वो अचानक होने वाली क्रिया, करंट का झटका लग गया उससे बचाता है, मतलब उससे हाथ जल्दी हटवा देता है, ठीक है। तो ये जो क्रिया हो रहा है, अचानक होने वाला कोई अनुक्रिया, वो मेरुरज्जु कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों ऐसा अंग है जो कि अगर गड़बड़ हो गया, जैसे अगर मेरुरज्जु गड़बड़ हो गया तो गर्म चीज को छुएगा, छूले रह जाएगा, जल जाएगा, करंट छुएगा, छूले रह जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरुरज्जु फिर भी कुछ हद तक समझ में आता है कि चलो ये अचानक वाला को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर ब्रेन में आवेंगे तो ब्रेन क्या है? सब अंग सही है, लेकिन अगर ब्रेन सही नहीं, जैसे ब्रेन का अलग अलग हिस्सा पढ़े कि अलग अलग हिस्सा का अलग अलग काम है। जैसे पोन्स पढ़े थे लास्ट में, उसका काम है श्वसन को कंट्रोल करना। अब अगर वही वाला गड़बड़ा जाए, जो पोन्स वाला हिस्सा, वो वाला हिस्सा ब्रेन का गड़बड़ हो गया, बाकी सब शरीर ठीक है, नाक ठीक है, फेफड़ा ठीक है, यानी श्वसन के लिए जो जो अंग चाहिए वो सारा अंग सही है, लेकिन ब्रेन का वो भाग सही नहीं है जिससे कि श्वसन कंट्रोल होता है, तो क्या होगा? सांसों लेना भूला जाइएगा, खत्म हो जाएगा कहानी। हाइपोथैलेमस भूख प्यास वो लगवाता है, सब कुछ ठीक है, पेट उट एकदम बढ़िया है, हाथ मुंह सब कुछ ठीक है, लेकिन भूखे नहीं लगेगा, प्यासे नहीं लगेगा अगर हाइपोथैलेमस गड़बड़ा गया। तो कहने का मतलब सारा अंग, सारा चीज जो शरीर का है, धारा का धारा रह जाएगा अगर हमारा ब्रेन सही ना हो तो। ब्रेन का कोई हिस्सा गड़बड़ हो गया तो, यानी ये जो ब्रेन है वो बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट अंग है हमारे शरीर के लिए। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंग है तो उसकी सुरक्षा के लिए भी तो कोई चाहिए, Z+ सिक्योरिटी चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा भी गड़बड़ाया तो गया काम से। जैसे बाकी सब अंग वैसे ही नाजुक एक हृदय है, हृदय दिल का धड़कन, पूरा शरीर में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, वो भी गड़बड़ाया तो इंसान गया। तो हृदय दिल को भी बचाने के लिए पिंजरा यहाँ पे छाती में
हड्डियों का पिंजड़ा है उसके अंदर दिल है, ताकि वहाँ तक जल्दी चोट ना पहुँचे, उसको जल्दी कोई मार कहीं से मतलब बाहर से कोई पिटाई हो, मार हो या किसी प्रकार का कोई भी चोट हो तो अंदर दिल तक जल्दी ना पहुँचे। उसके लिए एक हड्डी का ढांचा है, उसके अंदर ये रखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ये है ताकि वो सुरक्षित रहे। उसी तरह ब्रेन भी ये खोपड़िया के अंदर है, क्योंकि ब्रेन को भी बहुत ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है, काहे कि थोड़ा सा भी ब्रेन गड़बड़ाया तो पूरा ख़त्म कहानी हो जाएगा। तो इसीलिए ब्रेन की सुरक्षा के लिए क्या है, ये खोपड़ी है ना, बहुत बड़ा, ये जो बड़ा सा खोपड़ी जो है वो हड्डियों का एक ढांचा, हड्डियों के बॉक्स के अंदर है, ताकि बाहर से कोई मार भी दे थोड़ा तो अंदर तक जल्दी चोट नहीं पहुंचेगा, ठीक है। और अगर अंदर तक चोट पहुंच गया और ब्रेन में लग गया कहीं कोई हिस्सा गड़बड़ा गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए पुलिस कहता है कि माने इसीलिए नियम कानून है कि गाड़ी उड़ी चलाओ तो सर को बचाने का प्रयास करो, हेलमेट लगाओ। लेकिन हेलमेट हम लोग कब लगाते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक है तो यहाँ लगा लो, ट्रैफिक पार हुआ फिर खोल लो। तो पुलिस से डरने के लिए थोड़ी हेलमेट लगाने कोई बोलता है, ये ब्रेनवा को बचाने के लिए, ताकि कहीं अगर बजड़ा उजड़ा जाए, गिर उड़ जाए तो कम से कम ये बचल रहे। बाकी हाथवा टूट जाएगा, गोड़वा टूट जाएगा तो जुट जाएगा, और नहीं हो जुटेगा तो हाथवा पैरवा नहीं हो रहेगा तो भी काम चल सकता है, लेकिन ई वाला ना रहे, बाकी अंग सब सही है, लेकिन यहाँ ब्रेन में चोट खाली लग जाए तो गिया काम से जिंदा भी रहेगा तो दूसरे का मोहताज रह जाएगा, कुछ अपने तो नहीं कर सकता, काम दिमाग काम नहीं करेगा, पागला हो जाएगा, लास्ट में पगल खाना में लेकर छोड़ देगा घर वाला। तो इसीलिए बचाने की जरूरत है, अपना सुरक्षा अपने साथ है ना, सुरक्षित रखने की जरूरत है। तो समझ में आ रहा है ये ब्रेन को कैसे। और इसी तरह मेरुरज्जु भी एक नाजुक चीज है, वो भी जरूरी है। तो इसीलिए मेरुरज्जु को क्या कराया गया है, रीढ़ का जो हड्डी है, इस तरह से हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर इसको डाल कर रखा गया ताकि वो भी सुरक्षित रहे, ठीक है। तो ये आप वहां से देख सकते हैं, सुरक्षा मेरुरज्जु हो गया। आगे अब थोड़ा सा बढ़ेंगे तो विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र जो है उसकी सीमाएं, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की क्या क्या सीमाएं हैं, यानी इसका क्या क्या हद है, किस हद तक ये काम कर सकता है, उससे पार नहीं हो सकता है। तो सीमाएं आप यहाँ से दिखा दे रहे हैं, बस याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुँचता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। पहला इसका सीमा है, जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है उसी तक जो आवेग है वो पहुँचेगा, बाकी कोई दूसरा कोशिका तक नहीं पहुँच सकता है, ठीक है। दूसरा इसका सीमा है, एक बार विद्युत आवेग जब उत्पन्न हो जाता है उसके बाद नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू करने के लिए समय लगता है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकता। तो आवेग जो उत्पन्न होता है, जिससे सूचना जाता है तो लगातार उत्पन्न होता है। ये सूचना, जैसे एक सूचना, ये वाला कुछ सूचना है, ये वहाँ पहुँचा तो फिर ये पहुँचा, उसके बाद फिर से तैयार होकर फिर एगो कोई सूचना तो जाएगा, मतलब लगातार चलते नहीं रहता है, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन बहुत कम समय लगता है। ऐसा थोड़ी है कि जैसे पैरवा में इधर मारे और फिर इधर भी मारे तो 1 घंटा बाद या 2 मिनट बाद पता चलता है, एक ही बार पता चल जाता है, ठीक है। तो बहुत कम समय लगता है, लेकिन फिर भी लगता है ना। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, पौधा में तब तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो पौधा में अगर तंत्रिका तंत्र नहीं रहता तो उसमें क्रिया कैसे होता है, तो उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। तो रासायनिक संचरण उसके पहले समझ लेते हैं। रासायनिक संचरण, तो देखो वो विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। तो जहाँ पे विद्युत संवेग काम ना करे, विद्युत ना चले, तो वहाँ पे रासायनिक संकेत द्वारा आगे बढ़ता है चीज़, है ना, रासायनिक संचरण होता है। तो अब देखते हैं पौधों में समन्वय कैसे होता है। पौधों में, इंसान का समझ में आ गया, लेकिन पौधों में समन्वय, तो यहाँ पे कुछ याद रखिएगा। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाता है, विद्युत रासायनिक साधन द्वारा, ठीक है। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर सकता है, पानी का मात्रा जो उसके अंदर है उसको परिवर्तित कर गति उत्पन्न करता है, पानी का मात्रा को भी बदल करके और गति उत्पन्न करता है, जिससे कोशिका फूल जाता है या तो सिकुड़ जाता है। जैसे छुईमुई पौधा में छूने से सिकुड़ जाता है, फिर थोड़ा देर में फूल जाता है, ठीक है। तो पानी होता है, इसमें पानी छूने को देरी पानी वहाँ से खत्म हो जाता है, भाग जाता है, सिकुड़ जाता है, फिर धीरे धीरे वहाँ पानी आएगा, फूल जाएगा,
ठीक है। एक देखिए विरिधि के कारण गति, विरिधि के कारण गति। तो विरिधि के कारण गति ये देशिक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती है। प्रातान वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। तो विरिधि के कारण गति है ना, विरिधि कर गति कर रहा है। प्रकाशानुवर्तन, कुछ पॉइंट याद रखिएगा। विरिधि के कारण गति में प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति करता है। पौधा जो है प्रकाश की तरफ गति करता है, जिधर प्रकाश उधर गति करेगा, तो उसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। रसायनानुवर्तन क्या है? तो पराग नली की अंडाशय की तरफ गति। फूल वाला में पढ़े थे, नहीं पढ़े हैं, अगला जो 8वां में पढ़ना है। परागकण जो है कहाँ तक? अंडाशय की तरफ गति करता है। तो परागकण अंडाशय की तरफ जो गति करता है वो रसायनानुवर्तन हो गया। और जलानुवर्तन यानी जल की तरफ गति करता है। तो कौन जल की तरफ गति करेगा? जड़, पौधों का जड़। जिधर जल पानी का स्रोत मिलेगा उधर उसका जड़ बढ़ता है, तो जलानुवर्तन हो गया, है ना। पादप का हार्मोन समझ लेते हैं, आपको डिफिनीशन वहाँ दिखते चलेगा। जो भी डिटेल से समझाना उसको डिटेल समझा रहे, बाकी याद करने वाला चीज़ याद करते चलिएगा। ये वो रसायन जो पौधों में वृद्धि, विकास और अनुक्रिया का समन्वय करता है ना। तो पौधा में हार्मोन, उसके बाद जंतु हार्मोन भी समझेंगे, चैप्टर खत्म कर देंगे आज। तो पौधा में एक हार्मोन होता है ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीन। ये जो ऑक्सीन हार्मोन है वो शाखाओं के अग्रभाग में, कोई शाखा है उसके एकदम आगे वाला भाग में होता है, ठीक है, शाखा का एकदम ऊपर वाला भाग में पाया जाता है, जो कि लंबाई को वृद्धि करेगा। एकदम शाखा का ऊपर में है यहाँ, तो ये लंबाई को बढ़ाएगा। तो ऑक्सीन का काम है लंबाई वृद्धि करना और प्रकाशानुवर्तन में सहायता, यानी प्रकाश की तरफ गति करने में सहायता। तो प्रकाश जिधर रहे उधर गति करता है पौधा, यानी उधर बढ़ता है, वृद्धि करता है। तो वृद्धि जैसे जैसे हो रहा है, वृद्धि के कारण गति भी हो जाएगा, ठीक है। एक होता है जिब्बेरेलिन। ये जो है तने का वृद्धि करता है, तना को मोटाता है, तना में रहता है और तना को वृद्धि करता है, यानी तना को मोटाता है, मोटुआता है ना, तना में मोटाई करता। एक होता है साइटोकाइनिन जो होता है कोशिका विभाजन को तेज कर देता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका को जल्दी विभाजन करता है, और विभाजन होगा मतलब कि वृद्धि करेगा या मोटाएगा या फल बनेगा, फूल बनेगा, है ना। तो फल और बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है साइटोकाइनिन, याद रखिएगा। साइटोकाइनिन फल और बीज में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि फल देखते होंगे, फल जल्दी जैसे फल बनता है छोटा सा, धीरे धीरे तुरंत बड़ा हो जाता है, फिर पक जाता है, फिर खत्म हो जाता है। तो ये एकदम जल्दी तेजी से विभाजन होता है कोशिका, है ना। तो वहाँ पे साइटोकाइनिन पाया जाता है। एक होता है एब्सिसिक अम्ल, इसको तनाव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तनाव हार्मोन, है ना, तनाव। क्योंकि ये वृद्धि को संमंदन कर देता, मतलब उसको मंद कर देता है, ठीक है, धीमा कर देता है, वृद्धि को रोक देता है और पत्तियों को मुरझा देता है, पत्ती को मुरझा देता है, मुरझाने लगता है पत्तियां एब्सिसिक अम्ल ज़्यादा हो जाने से। इसीलिए एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये पौधों में तनाव उत्पन्न कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट खत्म कर देते हैं। ये इतना सा याद रखिएगा, ये पादप हार्मोन है। जंतु हार्मोन देखते हैं, इंसान में कौन कौन सा हार्मोन है और उसका क्या क्या काम है। तो उसके लिए एक टेबल बना दे रहे हैं, टेबल दिख रहा होगा। चलिए पहले समझ लेते हैं हार्मोन। तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, एक रासायनिक पदार्थ है जो जंतु की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करता है, ठीक है। क्या करता है? जंतु का विकास करना हो, वृद्धि और जो भी क्रिया करता है उसका समन्वय करता है। समन्वय माने उसमें साथ देता है, ठीक है, समन्वय करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे शुरू में जो पहला पार्ट बताया था उसमें बताए थे, है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि तो वे ग्रंथि जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है, उसे जिन्हें जो हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। तो अपना जो उत्पाद है उसको रक्त में बहा देता है, रक्त के साथ चला देता है, वही हार्मोन जिसको कहते हैं, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कौन सा ग्रंथि से वो हार्मोन निकलता है और उसका क्या काम है, उसको यहाँ पे आपको एक टेबल के माध्यम से दिखा रहे, एक एक करके समझ जाइए। थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ पे होता है गला में, ठीक है। ऑटो ग्रंथि, एक ग्रंथि यहाँ पे है ऑटो ग्रंथि, जो कि गर्दन में है ना, गर्दन में स्थान। देखिए थायरोक्सिन, ऑटो ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है, ऑटो ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। तो वो गर्दन में होता है। इसका काम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
का वसा, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय यानी उसका पाचन विचन करना, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और यही वाला ग्रंथि अगर गड़बड़ हो गया, ये ग्रंथि क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, तो ये फूल जाता है गला, जिसको बोलते हैं घेंघा रोग, गैटोर है ना, घेंघा रोग, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से होता है ये, है ना, आयोडीन की मात्रा सही से ना खावे तो ये गड़बड़ा जाता है, कौन, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो इसलिए आयोडीन युक्त नमक खानी चाहिए। दूसरा वृद्धि हार्मोन, जिसको जो कि पीयूष ग्रंथि ब्रेन में, ब्रेन के पास ही है, ब्रेन में ही है, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं उसको, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पीयूष ग्रंथि, क्योंकि ब्रेन में है, ब्रेन का काम है पूरा शरीर को कंट्रोल करना, इसी तरह ब्रेन में एक ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, उसका काम है जितना ग्रंथि और है बाकी शरीर में उन सभी ग्रंथि को कंट्रोल करना। लेकिन ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये थायराइड, यहाँ जो ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, उसको कंट्रोल नहीं करने सकते, ये इसको वो भी नहीं करना। ये कहता हम किसी से कंट्रोल, हम अपने एक शेर का 1.25 शेर है ना, ये जो है कंट्रोल नहीं कर सकता इसको कोई, है ये भी नहीं, पीयूष ग्रंथि भी नहीं। और इसका काम क्या है, तो वृद्धि और विकास का नियंत्रित करना और सभी जो ग्रंथि है सभी हार्मोन को कंट्रोल करना। लेकिन इसको छोड़ के एड्रिनल ग्लैंड उसके बाद होता है। एड्रिनल कहाँ, अधिवृक्क, विरिक किडनी में है ना, किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर होता है एड्रिनिल अधिवृक्क माने किडनी के ऊपर, ठीक है, एड्रिनल हार्मोन। तो इसका काम है बीपी यानी ब्लड प्रेशर, हृदय का धड़कन है ना, हृदय के जस्ट नीचे है, तो हृदय का धड़कन यानी दिल की धड़कन को नियंत्रित करना है, ठीक है, नियंत्रण आपातकाल में जिसको नियंत्रण करता है एड्रिनलिन हार्मोन, वृक्क के ऊपर है ना, किडनी के जस्ट ऊपर है एड्रिनल हार्मोन, याद रखिएगा। इंसुलिन हार्मोन एक होता है, इंसुलिन बहुत दिक्कत है अभी, इंसुलिन वाला बहुत समस्या हो गया है। तो इंसुलिन अग्नाशय में होता है, अग्नाशय में पाया जाता है एक हार्मोन, नाभिक जस्ट अंदर में अग्नाशय है, अग्नाशय में पाया जाता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। और वो जो इंसुलिन हार्मोन है, अभी हर घर हर जगह हर कोई इससे ग्रसित है, इंसुलिन की कमी से। और इसकी कमी से मधुमेह होता है, मधुमेह मतलब शुगर बीमारी होता है। शुगर बीमारी में आप सुने होंगे, जिसका शुगर बीमारी होता है बोलता है इंसुलिन लेते हैं तबे ठीक ठाक रहता है, इंसुलिन छोड़ दिया फिर काम गड़बड़ा जाता है। तो इंसुलिन का हार्मोन जो है, इंसुलिन हार्मोन है, क्या है, हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन कमी हो जाता है शरीर में, इसीलिए ये बीमारी होता है शुगर। तो वही हार्मोन के कमी को दूर करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है, नाभि में लिया जाता है। तो नाभिक जस्ट अंदर ही है अग्नाशय, यही अग्नाशय में होता है इंसुलिन, ठीक है। तो वही इंसुलिन कमी हो तो डायरेक्ट इंजेक्शन दे दो ताकि डायरेक्ट जगह पर जावे, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से याद रखिएगा शुगर बढ़ता है, घटता नहीं, शुगर बढ़ता है, मानी चीनी जो मात्रा शरीर में बढ़ जाता है, मधुमेह जिसको बोलते हैं, ठीक है। इंसुलिन की कमी से शुगर बढ़ जाता है, और इंसुलिन बढ़ गया तो शुगर घट जाए, ठीक है। तो इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश करा दे ताकि शुगर घट जाए। तो इंसुलिन अग्नाशय में, उदर के ऊपर, पेट के जस्ट ऊपर है ना होता है। और ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण है ना, रक्त में शर्करा यानी चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है, और गड़बड़ हो जाने से बहुत दिक्कत है, शुगर बीमारी हो जाता है। उसके बाद लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन जानते ही होंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है फिर बढ़िया से लिंग हार्मोन को। लिंग हार्मोन 2 तरह का होगा, लड़का में अलग होगा, लड़की में अलग होगा। तो लड़का में टेस्टोस्टेरोन, नर में टेस्टोस्टेरोन होता है लिंग हार्मोन जो कि वृषण में होता है, और लड़कियों में होता है एस्ट्रोजन है ना, जो कि अंडाशय में होता है ना, मादा में एस्ट्रोजन और नर में टेस्टोस्टेरोन। और नर, ये जो दोनों हार्मोन का काम क्या है, तो यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन यानी लैंगिक परिवर्तन, लड़का को लड़का के हिसाब से बढ़ाएगा, लड़की को लड़की के हिसाब से, है ना। ये वाला हार्मोन में गड़बड़ हो जाता है तब फिर लड़का है कि लड़की है समझ में नहीं आएगा, बीच वाला हो जाएगा, और दिखेगा लड़का जैसा लेकिन लक्षण रहेगा लड़की जैसा, तो ऐसा रहता है कोई। तो यही हार्मोन गड़बड़ा, लिंग हार्मोन गड़बड़ा गया है ना, टेस्टोस्टेरोन की जगह एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया तो मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं इन सभी हार्मोन में। आयोडीन युक्त नमक क्यों आवश्यक है, क्वेश्चन कहता है। तो आयोडीन युक्त नमक से क्या बताएं, ये आयोडीन की कमी से यहाँ पे जो कहा था थायरोक्सिन,
थायराइड ग्रंथि, जो उस थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन है वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं आउटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, है ना। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो, माने ठीक ठाक वृद्धि हो। अतः आउटू ग्रंथि यानी कि वही थायराइड ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता है। आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो गला फूल जाता है, और जिसे गोइटर बीमारी या घेंघा कहते हैं, ठीक है, गला फूल जाता है आयोडीन की कमी से, इसलिए आयोडीन खाना आवश्यक है। मधुमेह, डायबिटीज आपको समझाए थे। इस बीमारी का होता है रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है, चीनी की मात्रा बढ़ जाता है, मिठाई खाना बंद हो जाता है, ठीक है। कारण क्या है? तो अग्नाशय ग्रंथि जो है, अग्नाशय में कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण ऐसा होता है। शुगर बढ़ता है वो इंसुलिन की कमी से, इसलिए ना इंजेक्शन डाला जाता है, इंजेक्शन से इंसुलिन डाला जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। आगे इसका उपचार क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन, इसका मेन उपचार ये है कि इंसुलिन हार्मोन शरीर को दो। अब इंजेक्शन के माध्यम से दो या दवा के माध्यम से या कोनो जड़ी बूटी कुछ खा के दो, लेकिन इंसुलिन हार्मोन की कमी है शरीर में, इंसुलिन हार्मोन बढ़ाओ, ताकि इंसुलिन हार्मोन बढ़े तो डायबिटीज की जो शुगर की मात्रा है, चीनी का मात्रा ब्लड में वो कम हो। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा से स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है उसका कम होना भी शरीर को नुकसानदेह है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो भी नुकसान करेगा। तो पुनर्भरण क्रिया विधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो, ठीक है। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा का नियंत्रण करने का विधि। तो ये कुछ इस चैप्टर में हमने ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु और क्रियाओं के प्रकार, ये सारी चीज़ों को समझे, और लास्ट में कुछ हार्मोन भी पढ़ लिए, हार्मोन को भी समझने का प्रयास करें। यहाँ पे आपको धनिया से टेबल दिखा दिया है। तो याद रखिए कि इन सभी चीज़ों को है ना एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, और अपनी नॉलेज की दृष्टि से भी है ना, ये सब की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अपनी शरीर की बात हो रही है, ठीक है। तो शरीर का ज्ञान होनी चाहिए, कौन सा चीज़ क्या है और कैसे कौन का काम करता है, ताकि आप इसका सुरक्षा रख सके, इसका ख्याल रख सके, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर समझ में आया हुआ तो लाइक और कमेंट किए बिना मत जाइएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड कर सके इस तरह का, है ना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे 8वां चैप्टर लेकर के, जीव जनन कैसे करता है ना। तो रिप्रोडक्शन पूरा समझेंगे, जनन कैसे करता है ये समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अगर जल्दी से जल्दी चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ताकि कल ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।